जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरे 100 सवालों को हम लोग देखने वाले हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 100 सवाल सबसे बेसिक हैं। यानी कि अगर आप साथियों इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये 100 बेसिक सवाल साथियों आपको मालूम ही मालूम होना चाहिए। यानी कि इन सवालों के जवाब आपको साथियों हर हालत में हर कीमत पर मालूम होना चाहिए। तो बहुत तेजी के साथ से 100 सवाल 20 मिनट के अंदर मैं आपको साथियों तैयार करवा दूंगा और ये समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं 7 से 8 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब बताइए। देखिए, पहला दूसरा तीसरा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी साथियों कौन सी है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है साथियों, तो काशी आपको बताना है, ठीक है ना, यानी कि वाराणसी आपको बताना है। लेकिन पूछा जाए भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो मदुरै आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो केरल, गुजरात नहीं, सिक्किम नहीं साथियों, ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा। केरल की जो नाव दौड़ है ये किस त्योहार की विशेषता है? तो साथियों अगर बात करते हैं ये किस त्योहार की विशेषता है, तो ये ओणम की विशेषता है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछा जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में उनका नाम मुझे बता दीजिएगा साथियों आप लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है साथियों हर साल? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 21 जून को, क्या साथियों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग 100 सवालों को देखेंगे और आप ये 100 सवाल देखने के बाद साथियों ये समझ लीजिएगा कि यहां से लगभग 6 7 8 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और मैं कहूंगा बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा साथियों इस वैकेंसी में, क्योंकि बहुत सालों बाद साथियों ये वैकेंसी आपकी आई है। लेकिन हाँ, पिछली बार आई थी साथियों, लेकिन अगर बात करें अब कब आएगी, ये तो मैं कह सकता हूं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ पता नहीं साथियों। इसलिए इस वैकेंसी में इस बार सिलेक्शन आपको साथियों हर हालत में लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है। चलिए तो बात करते हैं साथियों 9वें नंबर के सवाल की। आपसे कहा जा रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा? मैं आपसे पूछता हूं सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद मैं आपको बता देता हूं ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, एक बार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आपसे पूछा जा रहा है कि धनुर्वेद जो है ना, ये यजुर्वेद का उपवेद है, ये आपको बताया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है, ये मुझे बताइए। क्या चिकित्सा से इसका संबंध है? वास्तुकला से? कला संगीत से? नहीं साथियों, इसका संबंध युद्ध कौशल से, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ये साथियों मौर्यों के बारे में हमें बताता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में साथियों जानकारी मिलती है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपका जवाब सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो पता साथियों किस धर्म को अपना लिया था? मैं कहूंगा जैन धर्म को अपना लिया था। अगर आपका जवाब है ए तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है साथियों? भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? उनका नाम साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों रेडक्लिफ, आपको ध्यान रखना है। क्या रेडक्लिफ की अगर बात करते हैं साथियों, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम है और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि हमारे ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो कितना पुराना है साथियों? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? देखिए, मैं जो सवाल आपसे पूछूं उन सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, इससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप
आपको कितना याद है, ठीक है ना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये मैं आपको बता देता हूं, सातों शनि ग्रह है। उसके बाद देखिए यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे, तो आपका जवाब सातों शुक्र ग्रह होना चाहिए, क्योंकि यूरोप वासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति साथियों कौन था, तो इनका नाम रोआल्ड एमुंडसेन है, और ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। राइट आंसर आपका भी होगा। मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम, यानी कि किस देश के व्यक्ति को साथियों सबसे पहले भेजा गया था, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या था साथियों, भारत था। भारत के द्वारा ही व्यक्ति भेजे गए थे। उसके बाद देखिए ब्राजील देश में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, फेजेंडा कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल फेजेंडस ही कहा जाता है, फेजेंडा भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। एक बागानी फसल है, क्या चावल एक बागानी फसल है, नहीं। गेहूं भी नहीं है साथियों, जो चाय है ना, चाय ये एक बागानी फसल कहलाई जाती है, इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जो करता है वो ईरान करता है साथियों, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए भारतीय संविधान ने किस देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है, तो आपसे कहा जा रहा है भारत में शासन प्रणाली कौन सी है, तो मैं कहूंगा संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि कुल मिला के अगर बात करें साथियों 2 सदन है। तो 2 सदन, 2 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो यही आपका आंसर है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की जब हम बात करते हैं, लोकसभा को ही साथियों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो संसद का लोकप्रिय सदन भी साथियों लोकसभा है। उसके बाद देखिए संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, क्या केवल लोकसभा में की जा सकती है ना, या केवल राज्यसभा में, या केवल राज्य विधानसभा में, या संसद के किसी भी एक सदन में। मैं कहूंगा संसद के किसी भी एक सदन में, है ना, किसी भी सदन में साथियों संविधान संशोधन की शुरुआत की जा सकती है, पहल की शुरुआत की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम साथियों कब आया था, 1954 में, 1951 में, 1953 में, 52 में। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए संविधान के किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, 42वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है, तो उपलब्ध आय को साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए नकद आय, वेतन आय, सामान्य प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, या व्यय योग्य आय भी हम लोग कह सकते हैं ना, व्यय योग्य आय कह लो या प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कह लो, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, मैं कहूंगा फ्रांस था। आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं साथियों, तो जो वित्त मंत्री होते, केंद्रीय वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। चेलैया समिति का संबंध साथियों किससे है, मुझे बताइए। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से है, या बैंकिंग प्रणाली में सुधार से है, या आयात निर्यात नीति से है, मैं कहूंगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से है साथियों चेलैया समिति का संबंध है। अगला देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, मैं कहूंगा साथियों ये पुणे में स्थित है। पुणे आपके सवाल का जवाब होगा। न्यूट्रॉन की खोज की अगर हम बात करते हैं साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर, न्यूटन। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा परमाणु बम की अगर बात करें, इसका विकास किसने किया था, ओपेनहीमर ने किया था। मैं कहूंगा बिल्कुल ओपेनहीमर, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाया जाता है, तो एरर को साथियों बग कहा जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एमएस वर्ड का उदाहरण है, इसमें से क्या साथियों एमएस वर्ड का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है साथियों, यानी कि ऑप्शन आपका जो जाएगा बी के साथ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए सी
प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था? तो किसके द्वारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया है? डेनिस रिची इनका नाम है। डेनिस रिची ने ही साथियों सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। उसके बाद देखिए उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति साथियों कौन थी? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था साथियों फातिमा बीबी, यानी कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी ही उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन कर सकते हैं? मैं कहूंगा भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था? मुझे बताइए। क्या लीला सेठ उनका नाम था? बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम लीला सेठ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लोकसभा का उल्लेख जो है ना वो संविधान मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 81 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में ही लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अच्छा उच्च सदन किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट में मुझे बताइए आप। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती थी? तो साथियों 550 हो सकती थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत साथियों कहां से लिया गया है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कहां से? इंग्लैंड से लिया गया। बिल्कुल सही जवाब इंग्लैंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश की बात चल रही है? अमेरिका देश की बात चल रही है। अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता, यानी कि किस देश की अगर बात करते हैं, किस देश के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, संघीय सरकार की या राज्य सरकार की, स्थानीय सरकार की या सभी की? तो आपको ध्यान रखना है साथियों संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होने से। बिल्कुल सही, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करने से नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो कौन सी सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में तो साथियों क्या है? राष्ट्र की दोहरी नागरिकता मैं कहूंगा नहीं। राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। बिल्कुल साथियों संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का 72वां चट्टानी हिस्सा साथियों कौन सा है? क्या जैव मंडल का है, स्थल मंडल का है? तो मैं कहूंगा साथियों स्थल मंडल का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो साथियों ओजोन परत सुरक्षित रखती है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर ऊपरी मेंटल की अगर बात करें तो यह भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। अगला देखिए मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के साथियों 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो सूर्य आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत जो है ना वो साथियों सूर्य ही है। उसके बाद देखिए पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो किस दिन हो जाता है साथियों चंद्रमा अदृश्य? मैं कहूंगा साथियों 15वें दिन हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब 15वें दिन आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो एक महीने में साथियों 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। उसके बाद देखिए किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं यह पाया जाता है? तो कहां की बात चल रही है साथियों? मैं कह सकता हूं गोंड जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं यह पाया जाता है। उसके बाद देखिए खासी और गारो जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो खासी और गारो जनजातियां कहां पाई जाती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा मेघालय में पाई जाती हैं। अगला देखिए भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों जारवा जनजाति भारत की आद्य जनजाति है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है सरहुल त्योहार जो है ना ये उराव जनजाति बनाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए साथियों सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान ये गंगा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, गोमती नदी है, यमुना नदी है, लेकिन इंद्रवती नदी नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। महानंदा नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, या सतलुज नदी की, यमुना नदी की, गंगा नदी की? मैं कहूंगा महानदी नदी जो है ना, ये गंगा नदी के साथ सहायक नदी है। राइट आंसर आपका डी होगा। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है कौन सी साथियों? झील है वूलर झील है, बिल्कुल सही जवाब वूलर झील आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों जो मत्स्य पुराण है ना, ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है, मुझे बताइए। तो देखिए धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद या योगवेद? तो योगवेद की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये एक उपवेद नहीं है। उसके बाद देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख की अगर बात करते हैं तो साथियों 13वां शिलालेख ही अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपके इस सवाल का जवाब हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए तो 13वां आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि कौन सा शिलालेख? तो 13वां शिलालेख ही कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। उसके बाद देखिए अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर शाहबाजगढ़ी की, तो इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लॉर्ड कैनिंग ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या ये कहां पर हुई थी साथियों? तो कहां पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, बिल्कुल सही जवाब पोर्ट ब्लेयर में ही हुई थी। वर्ष 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था साथियों? ये केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह ये एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था साथियों? क्या भीलों का विद्रोह था, गारो का विद्रोह था, गोंडों का विद्रोह था, या कोलियों का विद्रोह था? मैं कहूंगा ये गारो का विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मैं कह सकता हूं सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। भारत में हुए जो संथाल विद्रोह इसका नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है, सिद्धू और कान्हू ने। नील आयोग के अध्यक्ष साथियों अगर बात करें तो कौन रहे? तो थॉमस रैले इनका नाम है, और थॉमस रैले ही साथियों नील आयोग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद देखिए गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म ये कहां पर हुआ था? तो अगर बात करते साथियों यहां पर कहां पर हुआ था? मैं कहूंगा तलवंडी में हुआ था, तो तलवंडी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपसे पूछा यह जा रहा है कि अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो अगर यहां पर बात करते क्या आपका जवाब होगा? रणजीत सिंह आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। यानी कि स्वर्ण मंदिर का सौंदर्यीकरण किसने कराया था? तो रणजीत सिंह ने कराया था। रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है गुरु हरगोविंद इनका नाम है, और इन्हों है ना सच्चा बादशाह इनको ही कहा गया था, गुरु हरगोविंद जी को। उसके बाद देखिए एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों शेख सलीम चिश्ती की बात चल रही है। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिए तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद इसके लेखक साथियों कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक कौन थे? मैं कहूंगा कृष्णदेव राय ही इसके लेखक थे। राइट आंसर आपका भी है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो ये एक मस्जिद है, मस्जिद है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो किसे स्थापित किया था ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। दिल्ली को किया था, बिल्कुल इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया था। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको पता क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है साथियों इल्तुतमिश को, ठीक है ना। चलिए
चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? तो कितनी मंजिल है कई बार आपको बता चुका हूं साथियों, 5 मंजिल है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान साथियों कौन था? तो कौन था? मैं कह सकता हूं इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश आपका जवाब है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही तो था। उसके बाद देखिए साथियों, नायनौर, नैनौर कौन थे साथियों? तो ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे? ये साथियों एक तरीके से अगर बात करें तो ये शिव के भक्त थे, यानी कि वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे वही नायनार कहलाए गए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अगर बात करते हैं बुद्ध धम्म संघ, तो बुद्ध धम्म संघ कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों कौशाम्बी में स्थित था अशोक राम विहार। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो सही होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहां स्थित था आपसे पूछा जा रहा है? यह राजस्थान में स्थित था। राजस्थान आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? मैं कहूंगा साथियों जो झेलम नदी है इसको पहले वितस्ता के नाम से ही जाना जाता था। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा गया और इस 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सातु लाया गया था? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन आपका जवाब होगा। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? ये आपको बता चुका हूं, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ये क्वेश्चन आपके लिए सातु होमवर्क के लिए रहा। कमेंट में आपको इसका आंसर क्या करना है सातु टाइप करके मुझे बताना है, ठीक है ना। तो ये 100 सवाल आप लोगों ने देखे। ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं साथियों डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको ये पीडीएफ साथियों प्राप्त हो जाएगी। उसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को भी साथियों आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर वाकई में आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस का लिंक दिया है। जितनी भी अभी तक क्लास तैयार कर चुका हूं उनको एक बार आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो पुरानी क्लासेस हैं अगर वहां से सवाल आए और वो आपने क्लासेस नहीं देखी, उन प्रश्नों को आपने तैयार नहीं किया तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इसलिए मैं आपसे अभी कहूंगा कि उन सारी वीडियोस के सारे सवालों को भी तैयार कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी पुख्ता हो जाए। और जब तैयारी पुख्ता हो जाती है तो सिलेक्शन पाना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ और जो ग्रुप्स आपके पास हैं उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा आप लोग जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।